नमस्कार, मैं प्रखर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है यानी चुनाव होता है, वो किस तरीके से होता है और उस निर्वाचन मंडल में कौन-कौन से लोग शामिल होते हैं और उसकी गिनती जो है वो कैसे की जाती है। क्योंकि आपको पता है कि अभी हाल-फिलहाल में यानी 21 जुलाई को हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो है इस्तीफ़ा दे दिया है, जिनका नाम तो जगदीप धनखड़ है, आप फ़ोटो में देख सकते हैं। इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, तो इस्तीफ़े के बाद जो उपराष्ट्रपति का पद है, वो इस समय रिक्त है यानी खाली है, ठीक है? तो उसके लिए जो है चुनाव आयोग के द्वारा जो है, ये आपका निर्वाचन होना है, तो फिर कैसे क्या प्रक्रिया होती है पूरी, उस चीज़ को हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं, ठीक है? तो आइए मैं सेशन शुरू करते हैं हम और उसमें देखते हैं पहली चीज़ कि उपराष्ट्रपति के बारे में अगर समझें, तो उपराष्ट्रपति जो देश का दूसरा सबसे बड़ा जो संवैधानिक पद होता है, ठीक है? मतलब सबसे बड़ा जो कह सकते हो या सर्वोच्च पद जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है और उसके बाद जो दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय या पद जो होता है वो किसका होता है? उपराष्ट्रपति का होता है, ठीक है? इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष के लिए रहता है, लेकिन वह कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक पद पर बने रहते हैं कि जब तक कि नए उपराष्ट्रपति का चयन हो नहीं जाता। इसका मतलब क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है? लेकिन अगर किसी कारणवश 5 वर्ष के तक जो है नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाया, नए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाया, तो जो पुराने हमारे उपराष्ट्रपति हैं, वो अपने पद पर यथास्थित बने रहेंगे जब तक कि नए उपराष्ट्रपति का चयन नहीं हो जाता है, ठीक है? उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर जो है अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, ठीक है? मतलब किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे, जैसा कि अभी हाल-फिलहाल में क्या हुआ है, जगदीप धनखड़ जी ने जो है अपना त्यागपत्र जो दिया है, वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपा है, ठीक है? और फिर जब इसको स्वीकृत यानी जब उसको जो है स्वीकार कर लिया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, तो उसी दिन से जो है उनके इस्तीफे को जो है प्रभावी हो जाता है। ये जो है उपराष्ट्रपति जी के बारे में ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है? और अगर इसके बारे में समझे तो दूसरी चीज़ क्या है? ये राज्य परिषद यानी राज्यसभा के एक प्रस्ताव द्वारा इनको पद से हटाया भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए कि उस समय जो राज्यसभा में आपके जो उपस्थित जो है सांसद हैं, उनका बहुमत होना चाहिए, ठीक है? और इसके साथ-साथ जो है लोकसभा द्वारा भी सहमति आवश्यक होती है और इस प्रयोजन के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना होता है किसको? उपराष्ट्रपति को, ठीक है? और उसके बाद नोटिस दिए जाने के बाद ही इसका आशय कोई प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, मतलब उनको हटाने का प्रस्ताव आगे आप पेश कर सकते हैं। कब? पहले तो उनको आपको 14 दिन का नोटिस देना होगा और फिर उसके बाद जो आपकी जो राज्यसभा है, उसमें जो उपस्थित जो जितने भी सांसद हैं, उसका बहुमत होना चाहिए और फिर जो है लोकसभा से उसको जो है स्वीकृति मिलनी चाहिए, ठीक है? और अगर देखें तो राष्ट्रपति जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यों का परिषद यानी राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अब ये किस आर्टिकल में है आप अभी बताइए जो है उस लास्ट में वीडियो में हम इस पे डिस्कस करेंगे कि जो आपका उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष यानी सभापति होता है। ये किस आर्टिकल में बताया गया है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है? और फिर एक चीज़ और है कि किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं रहेगा मतलब वो सदन का सदस्य नहीं हो सकता है, ठीक है? ये भी चीज़ें हैं। और अगर इसके बारे में हम देखें तो योग्यता क्या होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति की जो है योग्यता क्या होनी चाहिए? इसको भी अगर देखा जाए तो भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली जो एलिजिबिलिटी है इनकी, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है? 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए मतलब इनका जो एज लिमिट है वो कितना होना चाहिए? 35 वर्ष की ये होने चाहिए, ठीक है? उसके बाद अगर देखा जाए तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होने चाहिए। आपको पता है कि जो राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए और एक चीज़ और कमेंट करिएगा आप कि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनका एज लिमिट क्या होता है? क्या आप बताइए हमें 45 होता है या फिर 30 होता है? 45 किसके लिए होता है? 30 किसके लिए होता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स करके बताइएगा। क्या 25 केवल लोकसभा सांसद के लिए होता है? क्या 30 राज्यसभा सांसद के लिए होता है? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये चीज़। आगे अगर देखें हम तो केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप उपराष्ट्रपति ये उपराष्ट्रपति के पद के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? मतलब आप किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। आप लोकसभा के सदस्य नहीं हो सकते, आप राज्यसभा के सदस्य नहीं हो सकते, आप किसी विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं हो सकते हैं, ठीक है? या किसी भी सरकार के द्वारा किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप उस समय से रिक्त हो जाएँगे, ठीक है? आगे अगर आप देखें इसके बारे में तो निर्वाचन मंडल में कौन-कौन शामिल है? अच्छा निर्वाचन मंडल किस आर्टिकल में है? देखिए आर्टिकल आपकी 66 में है, ठीक है?
अच्छा, एक बार जो है आप लोग कमेंट करिए जो है आपका 63 से लेकर जो है आपके 68 तक, ठीक है? 63 से 68 तक क्या यही जो है आपका उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है? 63 क्या है? 64 क्या है? 65 क्या है? 66 क्या है? 67 क्या है? और 68 क्या है? ये आर्टिकल क्या है? ये आप लोग कमेंट करिए। चलिए 66 यहाँ पे दे दिया गया निर्वाचन मंडल के बारे में है, ठीक है? 66 किसके बारे में है? निर्वाचन मंडल के बारे में है, ये चीज़ें क्लियर है। अब आगे और बताइए जो है कि और जो आर्टिकल्स हैं, वो किससे संबंधित हैं, ठीक है? और जो आर्टिकल है, वो किससे संबंधित है? आर्टिकल 63 किससे संबंधित है? कि भारत का एक क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है? ये आपका आर्टिकल 63 में है। 64 में क्या है? कि जो आपके सभापति होंगे किसके? ये सभापति होंगे आपके किसके? राज्यसभा के, ठीक है? जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा। ये चीजें आपकी किस में बताई गई है? आर्टिकल 64 में बताई गई है, ठीक है? और फिर 65 में क्या है? आर्टिकल 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। जब कभी जो आपके राष्ट्रपति अनुपस्थित रहेंगे तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ये काम करेंगे, ठीक है? ये आपका बताया गया किसमें? आर्टिकल 65 में। क्लियर है? निर्वाचन मंडल 66 में है, बता दिया गया। 67 में क्या है बताइए? 67 में इनके कार्यकाल के बारे में बताया गया है। और उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है, ठीक है? आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी। 68 क्या है ये बताइए आप जो है? 68 के बारे में इनकी चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताई गई है, ठीक है? चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि जो है इनका चुनाव प्रक्रिया किस तरीके से होगा, जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा इनका जो चुनाव किया जाता है, ठीक है? और उसके बाद 69 जो आर्टिकल आपका है, ये किससे संबंधित है? शपथ से संबंधित होता है, ठीक है? किससे संबंधित है? शपथ से संबंधित। और इनको शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं, ठीक है? तो ये आपका आर्टिकल रिलेटेड है किससे जो है? आपके उपराष्ट्रपति से, ठीक है? तो निर्वाचन मंडल में देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब निर्वाचन मंडल में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं? अगर इसकी बात की जाए तो राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य वो शामिल होते हैं, और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो शामिल होता है। अच्छा, ये राष्ट्रपति से अलग कैसे है? राष्ट्रपति में हमको पता है कि उसमें जो विधानसभा है उसके भी सदस्य उसमें आते हैं, ठीक है? और उसके बाद मनोनीत सदस्य उसमें नहीं रहते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि अगर आप जो उपराष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचन मंडल देखेंगे तो उसमें आपके राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और उसके साथ-साथ जो मनोनीत सदस्य होते हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है? तो ये इनका निर्वाचन मंडल है। और अगर इसके बारे में और चुनाव प्रक्रिया की देखिए, चुनाव प्रक्रिया क्या चीज़ है? तो चुनाव प्रक्रिया किसमें दिया गया? आर्टिकल 68 में दिया गया है, ठीक है? और इसमें यह बताया गया कि कार्यालय की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव जो है निवर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही किया जाना चाहिए। ये वर्णित है, ठीक है? और उसके बाद अगर हम देखें तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव 1974 के साथ संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनाव के लिए संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है। मतलब जो है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित जो चुनाव होते हैं उसका जो है अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण सब कुछ किसके हाथ में होगा? ये जो है निर्वाचन आयोग के हाथ में होगा, जो कि आर्टिकल 324 में ये चीजें वर्णित है, ठीक है? और उसके बाद अगर देखें तो चुनाव के लिए अधिसूचना निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के 60 दिन पूर्व या उसके बाद जारी की जाएगी। मतलब 2 महीने आप कह सकते हो कि जब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने को तो उसके 2 महीने पहले जो है इसकी पूरी जानकारी या कह सकते हो इसका पूरी सूचना जो है जारी कर दी जाएगी कि जिसके तहत 2 महीने के भीतर क्या करा लिया जाए, फिर से जो है चुनाव करवा लिया जाए और आपके नए उपराष्ट्रपति का चयन हो जाए, ठीक है? ये पूरा जो चुनाव प्रक्रिया होता है। अगर एक बार और चीज देखें तो फिर निर्वाचन मंडल के सभी सदस्य संसद के दोनों सदस्य ही होते हैं, क्योंकि हमको पता है लोकसभा और राज्यसभा के लोग ही शामिल होते हैं। इसमें विधानसभा का कोई रोल नहीं होता है। तो दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, इसलिए प्रत्येक संसद सदस्य का जो मत का मूल्य होता है, जो वोट वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है? वोट वैल्यू जो है वो डिफरेंस नहीं होता, वोट वैल्यू
सिंगल होती है क्योंकि सब सांसद ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो चुनाव आयोग केंद्र सरकार के परामर्श से लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव को बारी बारी से निर्वाचन अधिकारी यानी रिटर्निंग ऑफिसर जिसको बोलते हैं आप के रूप में नियुक्त किया जाता है। और फिर महासचिव लोकसभा को भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के वर्तमान चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। मतलब जो आपके लोकसभा के महासचिव होते हैं उन्हीं को जो ही रिटर्निंग ऑफिसर यानी फिर कह सकते हो आप ये निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। ये चीजें दिमाग में रखिएगा कि निर्वाचन अधिकारी के रूप में कौन नियुक्त होता है, तो लोकसभा के जो महासचिव होते हैं उन्हीं को जो है रिटर्निंग ऑफिसर यानी आपके चुनाव अधिकारी के रूप में जो है नियुक्त किया जाता है, ठीक है। और अगर इसमें देखें तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 के नियम 8 के अनुसार क्या बोला गया है कि जो चुनाव का लिए मतदान होगा, मतलब जो वोट जहाँ पे दिया जाएगा वो कहाँ पे दिया जाएगा, संसद भवन में ही दिया जाएगा, किसी अन्य जगह पे जो है इसकी वोटिंग नहीं होगी, ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो वोटिंग होगी, जो चुनाव होगा, जो मतदान होगा वो कहाँ पे होगा, संसद भवन में ही होगा, ठीक है। तो आई होप इतनी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी क्या चुनाव प्रक्रिया है, कैसे क्या है। और अगर ये देखिए वोटिंग में अनुपातिक पद्धति क्या होती है, अच्छा हमने ये चीज पढ़ा जो है कि सिंगल वोट ट्रांसफरेबल होता है और फिर अनुपातिक तरीके से जो इसमें क्या होता है वोटिंग की जाती है। लेकिन ये होता क्या है, तो इसको अगर हम समझे तो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव इलेक्शन जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व सॉरी अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा किया जाता है। इसमें वोटिंग खास तरीके से होती है, ठीक है, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको जो है एक जो जैसे एक बैलेट पेपर होगा तो उसमें जो है आपका प्रेफरेंस देखा जाएगा। मतलब जैसे चार लोग मान लीजिए चार कैंडिडेट है, चारों कैंडिडेट खड़े हैं तो चारों का नाम उसमें होगा। आपको वोट इस तरीके से देना होगा कि आपकी जो पहली चॉइस है जिसपे आप उसको देखना चाहते हो तो आप पहले उसको वन पे टिक करोगे, ठीक है। फिर आपसे दूसरी चॉइस की आपसे पूछी जाती है कि दूसरा चॉइस आपका क्या है, तो उसमें आप टू करोगे, फिर थ्री करोगे, फिर फोर करोगे। मतलब आपको प्रेफरेंस देना होता है कि किस प्रेफरेंस पे आप किसको रखना चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है वोट इसमें वोटिंग की जाती है और फिर इसमें वोट ट्रांसफर किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक सेकेंड अगर एग्जांपल के लिए देखें आप, टोटल मान लीजिए वोट जो है आपके टोटल 100 है, ठीक है, मतलब 100 लोगों को वोट देना है और आपके कैंडिडेट 4 है, ठीक है। कैंडिडेट आपके कितने हैं, 4 है, ठीक है। तो अगर इसका कोटा निकाले, कोटा निकालने के लिए क्या होता है, कोटा निकालने के लिए जो टोटल वोट होते हैं यानी 100 टोटल वोट है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और +1 करते हैं तो हमारा कोटा निकल के आता है। यानी 100 और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। और 50 में +1 करेंगे तो 51 आएगा। मतलब 51 जो वोट जिसको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा, जीत जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस चारों में से जो पहली बार अगर वोटिंग हो गई उसके बाद किसी को भी अगर किसी को 51 वोट मिल गए फिर तो वो विजयी बन जाएगा, ठीक है, वो उसकी जीत हो जाएगी। लेकिन अगर जो किसी को 51 वोट नहीं मिलते, ठीक है, किसी को अगर 51 वोट नहीं मिलते तो फिर वोट ट्रांसफर किया जाता है। और ट्रांसफर किसका किया जाता है कि पहली बार जैसे जब वोटिंग हो गई उसमें सबसे कम वोट जिसको मिलेंगे उसका वोट ट्रांसफर किया जाएगा अदर तीनों को, ठीक है। इस तरीके से वोट ट्रांसफर होता जाता है और जिसको भी ये 51 वोट मिल जाएगा उसको फिर विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो ये होता था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसमें मतदाता को वोट तो एक ही देना होता है, वोट आपको एक ही देना है, ठीक है, लेकिन उसमें अपनी पसंद के आधार पे आपको प्राथमिकता तय करनी होती है, प्रेफरेंस देना होता है कि पहले नंबर पे आप किसको चाहते हैं, सेकंड पे आप किसको चाहते हैं, थर्ड पे किसको चाहते हैं। इस तरीके से आपको प्रेफरेंस देना होता है, ठीक है। उसके बाद वो बैलेट पेपर पर मौजूद उम्मीदवार में अपनी पहली पसंद को 1 नंबर पे रखेगा, दूसरी पसंद को 2 नंबर पे और इस तरीके से आगे की प्राथमिकता देता रहता है जितने उसमें कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए रहते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर समझ में आई होंगी, ठीक है। और अगर इसमें और चीज हम देखें तो प्रत्याशी के पास कितने प्रस्तावक और समर्थक होने चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जो उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव के लिए जा रहे हो तो आपके पास प्रस्तावक और समर्थक दोनों होने चाहिए, ठीक है। तो प्रस्तावक के रूप में कम से कम 20 सांसद के सदस्य यानी आपके सांसद होने चाहिए और 20 नहीं आपके पास समर्थक के रूप में भी नामित होना चाहिए, यानी 20 समर्थक और 20 प्रस्तावक आपके पास होने चाहिए अगर आप जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं तो। और उसके बाद उपराष्ट्रपति के रूप में प्रत्याशी बनने वाले को 15,000 रुपए की जमानत राशि भी जमा करनी होती है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और फिर नामांकन के बाद
निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच करता है और फिर अगर जो योग्य उम्मीदवार होते हैं फिर उसका नाम जो है उस बैलेट पेपर में इंक्लूड किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है चुनाव का, ठीक है। और अगर प्रेजेंट डे का हम सिनेरियो देखें कि मतलब इस समय जो सिनेरियो क्या है, कितने सांसद, कितनी वोट है या समीकरण कैसा है कि जिससे आप जो एनडीए की सरकार के उपराष्ट्रपति हो या विपक्ष के हो, किस सरकार के जो उपराष्ट्रपति पक्ष में आ सकते हैं। तो ये चीजें जो हम देखें तो इस समय आप देखेंगे लोकसभा में मौजूदा समय में 542 सांसद है, ठीक है। प्रेजेंट डे में अगर हम देखें तो 542 सांसद है। राज्यसभा में आपके टोटल कितने हैं, 240 सांसद, ठीक है। यानी टोटल अगर वोट देखा जाए तो टोटल वोट जो 782 होंगे, क्योंकि हमको पता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के जो है मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो टोटल वोट आपका कितना होगा, 782 होगा, ठीक है। तो अब इसका कोटा निकालने के लिए देखिए 782 करेंगे और डिवाइड बाई कितना करेंगे, 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे, ठीक है। तो 2 बीजा 6 हो जाएगा, यहाँ से 1 आएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा और 2 1 जा 2, यानी 391 और प्लस 1 इज इक्वल टू 392 आ जाएगा, ठीक है। तो 390 वोट जो है मेजोरिटी मार्क है, ये वोट जिसको मिलेगा वो जो है जीत जाएगा, ठीक है। लेकिन एनडीए के पास अगर देखें तो 427 सांसद है, ठीक है, जिसमें से लोकसभा में 293 और फिर राज्यसभा में 134 है। मतलब मेजोरिटी तो अब यहाँ पे केवल 392 चाहिए और एनडीए के पास 427 है, ठीक है। तो मेजोरिटी तो पहले से इसके पास है और फिर जिसमें से 10 जो है क्या है, नॉमिनेटेड सदस्य भी शामिल है। तो ये इतना आपका एनडीए के पास है। विपक्ष के पास अगर देखें, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाइए। ओ, ये हाँ ठीक है। विपक्ष के पास अगर देखा जाए तो विपक्ष के पास कितने हैं, 355 सांसद हैं, ठीक है। 355 में से भी 249 जो लोकसभा में है और 106 सांसद जो है वो राज्यसभा में है। तो इसका मतलब ये है कि एनडीए के पास जो है क्या है, बहुमत है। मतलब 427 सांसद इसके पास है। यानी जो आप कह सकते हैं कि एनडीए के पद, एनडीए से इस पद के लिए जो लड़ेगा या जो उपराष्ट्रपति का पद के लिए जो एनडीए की तरफ से आएगा, उसको आप देख सकते हो कि वो मेजॉरिटी में है पहले से ही ऑलरेडी और वो जो है जीतता हुआ आपको नजर आएगा। तो एनडीए की तरफ से किसको जो है उतारा जा सकता है ये भी अभी जो है कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा जो है बताया जा रहा है, ऐसा देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है, जो बिहार के आप कह सकते हो मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम इस लिस्ट में जो है आगे चल रहा है। उसके अलावा इस समय जो आपके प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह, जो कि वो भी जेडीयू से सांसद है बिहार के, ठीक है। तो ये सब नाम जो है आगे आ रहे हैं, जिसका हम उल्लेख किया जा रहा है कि मतलब ये सब अगले जो उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन अभी भी जो है इस पे क्लियर जो है रिजल्ट नहीं आया कि मतलब किसका नाम आगे आएगा। तो आपके हिसाब से जो है कौन जो उपराष्ट्रपति पद के लिए आएगा या किसका नाम जो है इसमें आगे किया जाएगा, आपको क्या लगता है ये चीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया हो कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने आर्टिकल्स से वो चीज़ें आपको बताई गई, अगर ये सब चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल में अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक मिलती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।